नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 9 की जो बुक चल रही है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, इसका हम पाठ नंबर 6 पढ़ रहे हैं, राजस्थान का एकीकरण। इसका हम आज पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। पहला पार्ट आपने नहीं देखा और 5 पार्ट जो हमने पढ़ाए उनके वीडियो नहीं देखे, आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं मेवाड़ का राजस्थान संघ में विलय। 5 अप्रैल को मेवाड़ में हुए गोलीकांड ने महाराणा को बचाव की स्थिति में ला दिया। यानी 5 अप्रैल को जो मेवाड़ में कोई हत्याकांड हुआ था उसमें महाराणा को बचाव की स्थिति में ला दिया। प्रजामंडल ने राज्य में अविलंब पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना और गोलीकांड की जांच के लिए न्यायिक आयोग की मांग की। यानी जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसने राज्य में एक तो अविलंब यानी बिना किसी देर के जो पूर्ण उत्तरदायी सरकार है उसकी स्थापना मांगी और जो गोलीकांड हुआ था उसकी न्यायिक जांच की मांग की। दिल्ली में उस समय कांग्रेस की हुकूमत थी, यानी कांग्रेस सरकार थी। महाराणा को राजस्थान संघ में विलय ही प्रजामंडल से बचाव का उपाय सूझा। इन्होंने कहा कि अगर हम राजस्थान संघ में विलय हो जाए तो प्रजामंडल से हमसे बचाव हो सकता है। उन्होंने सर राममूर्ति, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता और अन्य सलाहकारों को मेवाड़ के विलय की शर्तें अविलंब तय करने के लिए दिल्ली भेजाई। इन्होंने जो अपने जो सलाहकार थे राममूर्ति, मोहन सिंह मेहता और इन सबको क्या है जो विलय की शर्तें हैं इनको तय करने के लिए दिल्ली भेजा। रियासती विभाग तो इस प्रकार के सुनहरे अवसर के इंतजार में था, यानी जो रियासती विभाग था वो इसी अवसर में था। रियासती विभाग ने ये नीति बना ली थी कि किसी भी रियासत के शासक को 10 लाख रुपए वार्षिक से अधिक पीवी पर्स नहीं दिया जाएगा। यानी उससे पीवी पर्स जो होता था वो मतलब राजा महाराजाओं को लिए दिया जाता था। और पहले पार्ट में हमने आपको बताया भी था कि इंदिरा गांधी शासनकाल में पीवी पर्स को समाप्त किया गया था। तो रियासती विभाग ने कह दिया कि किसी भी राष्ट्र का शासक को 10 लाख से ज़्यादा जो है वार्षिक पीवी पर्स नहीं दिया जाएगा। महाराणा की ओर से 20 लाख रुपए वार्षिक पीवी वर्ष मांग के, यानी महाराणा ने कहा कि हमें 20 लाख रुपए सालाना पीवी वर्ष चाहिए। रियासती विभाग ने रास्ता ढूंढ निकाला। उसने महाराणा को 10 लाख रुपए वार्षिक पीवी वर्ष, 5 लाख वार्षिक राज प्रमुख के पद का पत्ता और शेष 5 लाख वार्षिक मेवाड़ के राजवंश की परंपरा के अनुसार धार्मिक कृत्यों पर खर्च करने के लिए स्वीकार किया। यानी उसे 20 लाख रुपए जब दिए गए, लेकिन 10 लाख रुपए तो पीवी पर्स दे दिए गए। 5 लाख रुपए क्योंकि उनको राज प्रमुख बनाया गया उस पद का भत्ता दिया गया और 5 लाख जो है धार्मिक खर्चों के लिए दिए गए। उसने महाराणा को संयुक्त राजस्थान का अजन्म राज प्रमुख बनाना भी स्वीकार किया। जो संयुक्त राजस्थान था उसका आजन्म यानी जन्म जब तक वो जीवित था उस तक राज प्रमुख बनाना भी स्वीकार किया। उस समय तक इतनी रियासतें विलय होने वाले किसी अन्य रियासत के शासक को नहीं दी गई। यानी इतनी जो रियायतें थी वो अन्य किसी शासक को नहीं दी गई थी। मेवाड़ का प्रतिनिधि मंडल रियासती विभाग से मनचाही शर्तें मंजूर कर दिल्ली से उदयपुर लौटा तो महाराणा में भी है राहत की सांस ली। कोटा में राजस्थान संघ का राज्य का 25 मार्च को उद्घाटन होने वाला था। यानी कोटा में राजस्थान संघ का 25 मार्च को उद्घाटन होने वाला था, पर मेवाड़ के विलय की निश्चय की सूचना रियासती विभाग को 23 मार्च को मिल गई थी। यानी मेवाड़ जो विलय की सूचना है रियासती विभाग को 23 मार्च को मिली। अतः वीपी मेनन ने महाराव कोटा को सलाह दी कि मेवाड़ के विलय के संबंध में निर्णय होने तक नए राज्य का उद्घाटन समारोह रोक दिया जाए। यानी उन्होंने कहा कि अगर मेवाड़ का विलय न हो तब तक ये जो नए राज्य का उद्घाटन समारोह ही रोक दिया जाए। महाराव कोटा ने उत्तर दिया कि समारोह की सारी तैयारियां हो चुकी है एवं कई राजा महाराजा एवं अन्य अतिथियों को निमंत्रण भेजे गए। उन्होंने कहा कि जो समारोह है इसके सारे तैयार हो चुके हैं, कई जो राजा महाराजा उनको भी निमंत्रण जा चुके हैं। अतः समारोह निर्धारित तारीख को संपन्न करना होगा। यानी जो समारोह है वो निर्धारित तारीख को होगा। रियासती विभाग ने महाराव कोटा का तर्क मान लिया, यानी महाराव की बात मान ली। 25 मार्च को भारत सरकार के मंत्री NV गाडगिल वो कोटा में नए राज्य के उद्घाटन की रस्म उन्होंने अदा की। उन्होंने महाराव कोटा को राजप्रमुख और गोकुललाल आसावा को जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। मेवाड़ महाराणा द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद रियासती विभाग ने राज्य के प्रधानमंत्री पद के लिए मेवाड़ के तपस्वी नेता माणिक्यलाल वर्मा को मनोनीत किया। यानी जब मेवाड़ महाराणा विलय पत्र हस्ताक्षर किए तो रियासती विभाग ने राजस्थान के राज्य के जो प्रधानमंत्री थे उस पद के लिए मेवाड़ के माणिक्य वर्मा को उन्होंने किया। वर्मा ने उदयपुर लौटते ही संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह से मंत्रिमंडल निर्माण संबंधी उन्होंने बातचीत की। महाराणा ने वर्मा को मंत्रिमंडल में जागीरदारों के प्रतिनिधित्व देने का आग्रह किया। कहा कि जागीरदारों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। वर्मा ने जो है राज प्रमुख का सुझाव जो है मानने से स्पष्ट इनकार किया। नए राज्य बनते ही वैधानिक संकट भी उत्पन्न हो गया और 18 अप्रैल 1948 को पंडित नेहरू जो है संयुक्त राज्य राजस्थान का उद्घाटन करने हेतु उदयपुर पहुंचे। पंडित नेहरू ने तो वर्मा को सलाह दी कि वे अपने पद की शपथ ले और मंत्रिमंडल बनाने में कठिनाई पैदा हो तो वह सर राममूर्ति दिल्ली जाकर रियासती विभाग से सलाह कर ले। यानी पंडित नेहरू ने कहा कि आप अपने पद की शपथ ले और मंत्रिमंडल बनाने की कठिनाई जो पैदा हो
तो जो सर राममूर्ति उसको दिल्ली जाकर रियासती विभाग से सलाह कर ले। पंडित नेहरू की सलाह पर राजप्रमुख के साथ वर्मा जी ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली। इसके पश्चात वर्मा ने अपनी इच्छा अनुसार जो है मंत्रिमंडल गठन किया। संयुक्त राजस्थान राज्य का जो केवल 11 माह रहा है, इस अल्पावधि में उसने वहाँ वह कर दिखाया जो किसी प्रांत या राज्य की सरकार 11 वर्षों में भी नहीं कर पाई। इसी आश्चर्यजनक सफलता और श्रेय जो है वो वर्मा के नेतृत्व और उनके तप्पे तपाए सहयोगियों को भी जाता है, जिन्होंने परिश्रम, लगन और दृढ़ निश्चय के साथ राजस्थान की सदियों से शोषित जनता के प्रति जो है अपना उत्तरदायित्व निभाया। अब हम बात करेंगे वृहत राजस्थान के निर्माण की। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपुताना प्रांतीय सभा 20 जनवरी 1948 को एक प्रस्ताव द्वारा राजस्थान की सभी रियासतों मिलाकर एक वृहत राजस्थान के निर्माण की मांग कर चुकी थी। यानी जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, इसने 20 जनवरी 1948 को कहा कि ये जो सारी रियासतें इनको मिलाकर एक वृहत राजस्थान बनाया जाए, परंतु भारत सरकार के सामने उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में कई व्यवहारिक कठिनाइयाँ थी। यानी जो भारत सरकार थी वो चाहती थी ये बात हो, लेकिन कई कठिनाइयाँ थी। कैसे? प्रदेश में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर जैसी रियासतें थी जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पृथक अस्तित्व रखती थी। यानी जोधपुर, जयपुर और बीकानेर ये बड़ी रियासत थी, ये भारत सरकार ने जो अपना मापदंड तय किया कहा था ये अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी। किंतु जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर राज्य की सीमाएं पाकिस्तान से मिली थी। यानी जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर की जो राज्य सीमाएं हैं वो पाकिस्तान से मिली थी, जहाँ से स्थिति आक्रमण का भय बना रहता है। यानी यहाँ पर आक्रमण का भय था। ये रियासत थार की विशाल रेगिस्तान की अंग थी, जिसका विकास करना उक्त राज्यों के आर्थिक सामर्थ्य के बाहर था। यानी ये जो रियासतें थी वो थार के विशाल रेगिस्तान के जिनका जो आर्थिक सामर्थ्य है वो इन राज्यों के बाहर था। अतः रियासती विभाग इन रियासतों को वृहत राजस्थान में शामिल करना चाहता था। यानी रियासती विभाग चाहता था कि ये वृहत राजस्थान में शामिल हो। दिसंबर 1948 के प्रथम सप्ताह में सरदार पटेल की सहमति से वीपी मेनन ने जोधपुर, बीकानेर और जयपुर के राजाओं से वृहत राजस्थान के निर्माण के लिए विचार विनिमय किया। यानी तीनों से बातचीत की कि आप वृहत राजस्थान में मिल जाइए। तीनों शासकों ने अपनी रियासतों को पृथक इकाई रूप में रखने की इच्छा थी। यानी तीनों राजा चाहते थे कि हमारी जो रियासतें हैं वो अलग रहे, मतलब स्वतंत्र रहे। अंतगतवा कई बैठकों के बाद मेनन उक्त राजाओं को विलय करने के लिए मनाने सफल। यानी बहुत सारी बैठकों के बाद जो मेनन है वो राजाओं को विलय के लिए मतलब सफल हो गए। जैसलमेर का शासन प्रबंध पहले ही भारत सरकार के हाथ में था। यानी इसका जो शासन है वो भारत सरकार के हाथ में था। 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल ने उदयपुर में एक विशाल सार्वजनिक सभा में घोषणा की कि जोधपुर, जयपुर और बीकानेर के महाराजाओं ने अपनी अपनी रियासतों को राजस्थान में विलय करना स्वीकार किया। यानी सरदार पटेल ने कहा कि ये जो जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के महाराजा है वो अपनी रियासतों को राजस्थान में विलय करने की स्वीकार हो गए। सरदार पटेल की इस ऐतिहासिक घोषणा की उपस्थिति जन समुदाय ने करतल ध्वनि स्वागत किया। यानी तालियां बजाकर स्वागत किया। इसके पश्चात इस योजना पर विचार करते हुए 3 फरवरी 1949 को दिल्ली में वीपी मेनन ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में निर्णय किया गया कि जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह को जो जीवन पर्यंत राज प्रमुख बनाया जाए। यानी उनको जो है जीवन प्रमुख राज प्रमुख बनाया जाए। और उदयपुर के प्राचीन जो राजवंश है इसकी मान मर्यादा ध्यान रखते हुए महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख का जो है सामान्य पद दिया जाए। वर्मा इस बैठक में सम्मिलित नहीं हो पाए। फिर अगले दिन उन्होंने इस निर्णय पर जो है हस्ताक्षर कर दिए। इस बैठक का जो मसला है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल पर छोड़ दिया गया। सरदार पटेल ने जो है राजधानी के चुनाव के विशेषज्ञ के लिए एक समिति बनाई जिसे कहते हैं पी सत्यनारायण राव समिति। इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की बात की। उन्होंने कहा कि जो राजस्थान की राजधानी इसको जयपुर को बनाया जाए। समिति ने राजस्थान के अन्य बड़े नगरों को महत्व बनाए रखने के लिए कुछ राज्य स्तर के कार्यालय उक्त नगरों में सलाह दी। यानी जयपुर को जो है राजधानी बनाया जाए और जो कुछ सरकारी विभाग है वो अलग अलग नगरों में स्थापित किए जाए। सरदार पटेल ने इस समिति की जो सिफारिश है उसको स्वीकार किया। फलस्वरूप जयपुर को राजस्थान की राजधानी घोषित किया। यानी जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया। हाई कोर्ट जो है वो जोधपुर में बनाया गया। शिक्षा विभाग बीकानेर में बनाया गया। खनिज और कस्टम और एक्साइज विभाग उदयपुर में बनाया गया। वन और सहकारी विभाग कोटा में, कृषि विभाग भरतपुर में रखने का निर्णय लिया गया। 30 मार्च 1949 को सरदार पटेल द्वारा वृहत राजस्थान का विधिवत उद्घाटन हुआ। यानी वृहत राजस्थान का उद्घाटन जो है सरदार पटेल ने किया था 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च को ही जो राजस्थान दिवस है इसके रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया और हीरालाल शास्त्री इस वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाया गया। राजस्थान की विभिन्न रियासतों के विलय के साथ ही राजस्थान में सदियों से पुरानी जो राजशाही है वो समाप्त हो गई। यानी राजाओं का राज जो है समाप्त हो गया। मेवाड़ के गोइल, सिसोदिया, जैसलमेर की भाटी, जयपुर के कछवार और बूंदी के हाड़ा चौहान जो संसार के प्राचीनतम राजवंश में थे, राजशाही के अंतिम चेन के रूप में अब केवल राज प्रमुख के नव सर्जित पद ही रह गए थे। ये पद संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ में प्रांतों के राज्यपाल यानी गवर्नरों के समकक्षी थे।
ये एक ऐसी रक्तहीन क्रांति थी जिसका उदाहरण संसार के इतिहास में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसमें क्या राजा प्रमुखों मतलब राज्य जो थे उनको मिला दिया गया और वहाँ पर कोई रक्त भी नहीं बहा। इसके बाद जो है हम देखेंगे मत्स्य संघ का विलय, सिरोही का प्रश्न और अजमेर का विलय तीसरे पार्ट में। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूले। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।